नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज कार्यक्रम में बात होगी बड़ी खबरों की। हम बड़ी खबरों से आपको इस कार्यक्रम में रूबरू कराते हैं। तो 5 जो खबरें जिनको लेकर आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। तो बात करेंगे मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले बेमौसम हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान की। दूसरी खबर में बात करेंगे प्रदेश में लागू होने जा रही नई तबादला नीति की। तीसरी खबर यूपी से है, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत चरम पर है। वहीं चौथी खबर यूपी से ही, जहां अवैध धार्मिक स्थलों को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पांचवी और अंतिम खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना की। तो 3 दिन पहले प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 18 जिलों के 286 गांवों में फसलों को 5 से 50% तक का नुकसान की आशंका है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान सागर और हरदा जिले में हुआ है। इसी तरह मुख्य रूप से भोपाल के बैरसिया, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, देवास, विदिशा, शाजापुर, छिंदवाड़ा, दतिया और आगर मालवा जिले में गेहूं की 60% और चने की 70% फसल कट चुकी थी और वो खेत खलियान में रखी हुई थी। इसके अलावा सरसों को भी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं किसानों पर अचानक आए संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजस्व विभाग की बैठक बुलाई थी। उसमें उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि जल्दी ही क्षति का आकलन कराया जाए। ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री अगले 2 दिन में प्रभावित जिलों का दौरा भी कर सकते हैं। राजस्व विभाग के मुताबिक हरदा जिले में करीब 4000 हेक्टेयर की फसल प्रभावित होने का अनुमान है। यहां खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने नुकसान का खेतों में जाकर जायजा लिया। इसी तरह राजगढ़ के नरसिंहगढ़ के 60 गांवों में बड़े आकार के ओले गिरे हैं। कई जिलों में ओला पड़ने से खासकर गेहूं की चमक होने की आशंका है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कई जगह पर गेहूं, सरसों और चना की फसल खराब हुई है, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्काल प्रशासन को दी थी। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि गांव-गांव किसानों के खेतों में जाएं और आकलन करें। हवाओं के साथ बारिश होने से और ओले गिरने से कई जिलों के अंदर रबी की फसल, गेहूं, सरसों, चना और बाकी फसलें भी खराब हुई है। कई जगह शिकायत आई। जैसे ही ओले गिरे, बारिश हुई, मैंने तत्काल सभी हमारे डीडीएस को और सभी कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल निर्देशित किया कि राजस्व और कृषि विभाग की टीम गांव-गांव भेजें, एक-एक किसान के खेत में भेजें और वीडियोग्राफी कराकर जितनी भी क्षति हुई है उसका आकलन करें, नजरिया आकलन, पंचनामा बनाएं। जो किसान जिसके खेत में उसका हस्ताक्षर करवाएं, गांव के सरपंच, पंच या कोई भी 5 लोग, पंच परमेश्वर, और एक कापी उस किसान को दें, एक पंचायत में और एक कापी अपने पास रखें, ताकि किसानों को ये संतुष्टि हो कि ये सरकार किसानों की है, दुख के समय में उनके साथ खड़ी है। और पूरी वीडियोग्राफी कराकर दूध का दूध, पानी पानी, एक भी किसान का एक भी खेत अगर नुकसान हुआ तो उसको भरपाई की जाएगी। तो नुकसान की भरपाई करने की सरकार की पूरी कोशिश है, लेकिन बेमौसम आई बारिश ने किसानों की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है। खासतौर पर हम गेहूं की, चने की फसल देखें तो अब ये तो नष्ट हुई हैं, खेत खलियान में कटी हुई फसलें खराब हुई हैं और ये भी आशंका है कि जो आने वाले समय में जो गेहूं की फसल होगी उसकी जो चमक है, उसकी जो शाइन है, जिससे तोला जाता है कि गेहूं कितनी क्वालिटी का है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो बेमौसम आई बारिश ने वैभव वाकई किसानों को परेशान कर दिया और सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि एक वक्त तो हम देख रहे हैं कि वैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्जा ले रही है सरकार और ऊपर से अब किसानों की भी मदद करनी पड़ेगी। हालांकि सरकार इससे पीछे नहीं हट रही है, लेकिन बेमौसम आई बारिश जिसकी वजह से किसान अब एक बार फिर परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 3 दिन पहले जिस तरीके से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई थी उसके चलते मध्य प्रदेश के किसान परेशान है। कहीं कहीं 5 से लेकर 50% तक फसल खराब होने की प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आ रही। मध्य प्रदेश के 14 जिले की बारिश से प्रभावित हुए हैं। गेहूं और सरसों की खबर जो फसल थी वो खटकर खेत खलिहानों में रखी हुई थी, लेकिन उसके पर जो त्रिपाल नहीं हुई थी, इसमें फसल खराब होने की खबर आ रही है। इसके साथ ही जो चने की फसल है वो भी खराब होने की जानकारी सामने आई। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी 1 से 2 दिन के भीतर हवाई दौरा कर सकते हैं। जहाँ पर फसलें खराब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कृषि मंत्री कमल पटेल भी दौरा कर चुके हैं और निर्देश सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाई जाए, साथ ही फसल की वीडियोग्राफी कराई जाए, इसकी कॉपी सरपंच को दी जाए, दूसरी कॉपी में शासन के पास पहुंचाई जाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में आज कहा कि प्रत्येक किसान की पाई पाई
सरकार चुकाएगी, कर्ज लेने में भी सरकार पीछे नहीं रहेगी, लेकिन किसानों को राहत देना हमारी सोच और हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ऐसे में अब किसानों को क्या भरोसा हो पा रहा है कि वाकई सरकार उनके साथ खड़ी है? क्योंकि कृषि मंत्री को भी हमने सुना और मुख्यमंत्री साहब ने भी निर्देशित कर दिया अधिकारियों को। तो क्या अभी अधिकारी पहुंचना शुरू हो गए हैं किसानों के बाद? कोई अपडेट मिल रहा है आपको कि किसानों को कैसे समझाया जाए? क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उनको कर्जे की चिंता हो जाती है, कोई भी परेशानी होती है तो किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ता है, उसे भी रोकना होगा। इलाकों में जो फसल का नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि खुद राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कल जहां सागर में जहां फसल खराब हुई इन खेतों में पहुंचे और किसानों से बात की, तो वहीं हरदा प्रवास के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी किसानों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद की आश्वासन दिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक की थी अधिकारियों के साथ कि कितना जायजा हुआ है, कितना नुकसान, उसका जायजा लेने के लिए और किस तरीके से मैदानी सर्वे करना है। कृषि विभाग के अधिकारियों को भी लगाया जाएगा, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी वीडियोग्राफी कर रिपोर्ट तैयार कर किसानों को उसका मुआवजा दिलवाया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहुत जानकारी के लिए। तो जल्द ही आकलन कर इसका मुआवजा दिलवाने की कोशिश होगी। अधिकारियों को निर्देशित किया है मुख्यमंत्री साहब ने कि जल्द से जल्द आकलन करें और जल्द से जल्द जो किसान हैं उनको जो क्षति, उनकी फसलों को जो क्षति हुई है उसका नुकसान का आकलन हो और उन्हें कहीं ना कहीं कोई जो मदद है वो दी जा सके। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सरकारी तबादलों पर लगा प्रतिबंध 1 अप्रैल से 1 महीने के लिए हटने जा रहा है। ये तबादले नई तबादला नीति 2021 के तहत होने जा रहे हैं, जो तैयार हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में कैबिनेट के समक्ष आएंगे। नीति में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। पहला, जिन अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच हुए हैं, जिले के प्रभारी मंत्री दोबारा उनके तबादले सीधे नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रकरण सामने आने पर ट्रांसफर की फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री समन्वय तक जाएगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही उनका तबादला हो सकेगा। दूसरे किसी क्लास 1 ऑफिसर्स का तबादला अगर जानबूझकर किया जाता है तो वो उसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक कर सकेंगे। यही उसका निराकरण होगा। यही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर नीति लागू नहीं होगी। पिछली कांग्रेस सरकार में 5 जून 2019 से 5 जुलाई 2019 तक तबादलों पर से भी प्रतिबंध हटाया गया था। तबादला नीति में सबसे बड़ा बदलाव 5 साल पहले 2015-16 में हुआ था। तब तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव SR मोहंती के समय तय हुआ था कि शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी अलग से जारी होगी, क्योंकि शिक्षा का कैडर करीब 5 लाख लोगों का होता है, इसलिए इस बात का खास तौर पर उस वक्त भी ध्यान रखा गया था। लेकिन अब जो ये बदलाव हुआ है, जो नीति बदली है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और इसी पर हम बात करेंगे हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, कैसे देखते हैं नई तबादला नीति, इससे किस तरह की बदलाव हम देखेंगे आने वाले समय में? और जैसे कि हमने खबर में भी जिक्र किया कि मोहंती साहब के समय पर भी कुछ बदलाव हुए थे, हालांकि उसको लेकर टारगेट ये किया गया था कि शिक्षा विभाग खासतौर पर उनका फोकस था उस वक्त, लेकिन अब जो चेंजेस हो रहे हैं इससे आने वाले समय में किस तरह के बदलाव होंगे और अभी इसके क्या परिणाम थे? जो पहले की जो नीति थी उसके क्या परिणाम थे जो बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई? देखिए पारुल, ये 40 साल से ये नीति चली आ रही है कि तबादले के लिए एक माह की छूट मिलती है। तो इस नीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। हर बार कुछ न कुछ बदलाव होते हैं। 2 अहम बदलाव किए हैं इसमें, जैसा कि हमने अपने पैकेज में भी दिखाया है कि जिन लोगों के तबादले हो चुके हैं मार्च 20 से मार्च 21 के बीच में, उन लोगों के तबादले नहीं किए जा सकते हैं। यदि सीधे तबादले करेंगे तो उनको सीएम समन्वय में ले जाना पड़ेगा। सीएम की अनुमति के बाद, समन्वय के बाद उनको तबादले को मंजूरी दी है। मतलब जिनके 1 साल हो गया है अभी मार्च तक, उनके तबादले आप कर नहीं सकेंगे। दूसरा इसमें है क्लास 1 अफसरों के लिए इस बार जो क्लास एक डाला गया है कि जानबूझकर उनका किसी को तबादला कर दिया गया हो, ताकि उनको प्रताड़ित करने के जिस तरह के आरोप लगते हैं अधिकारियों, उनके राजनेताओं की मनमर्जी के अनुसार, किसी अधिकारी की मनमर्जी के अनुसार काम नहीं करते तो उनके तबादले कर दिए जाते हैं। तो ऐसे अधिकारी अब अपील कर सकते हैं। अपील करने की वो CS से, मुख्य सचिव से अपील कर सकते हैं और मुख्यमंत्री से अपील कर सकते हैं। इसके बाद ही उनके मामले में निराकरण होगा। मतलब साफ है कि अब जो क्लास 1 के अधिकारी हैं उनको जो वो आरोप लगते थे कि प्रताड़ना के तहत उनके तबादले कर दिए जाते हैं, वो लोगों के दबाव में काम नहीं करते हैं, तो अब उनको इससे मुक्ति मिल जाएगी। ये 2 बड़े बदलाव किए हैं। बाकी जो तबादला नीति में होता है अमूमन हमेशा उस तरह के, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग को इस नीति से बाहर रखा गया है, क्योंकि
पिछली बार भी हमने देखा कमलनाथ सरकार ने शिक्षा विभाग में व्यापक तबादले किए थे और एक समन्वय बनाया था कि जो अपनी मर्जी से जा सकते हैं और लंबे समय से हैं, एक ही जगह पर पदस्थ हैं, वहाँ कोई रिक्त स्थान है, तो इस तबादला नीति पहले भी उसमें शिक्षा बाहर रहा है, तो इस बार भी बाहर ही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये प्रभारी मंत्रियों को तबादले के अधिकार जो दिए गए हैं, लेकिन अभी जिले के प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं हुए हैं, जिनके समन्वय से ये तबादले होना है, जिनकी अनुमति से होना है, जिनके निर्देश से होना है जिलों में। तो अभी मुख्य जब तक प्रभारी मंत्री नहीं होंगे तब तक तबादले तो होंगे नहीं जिलों में। तो निश्चित तौर पर यह भी माना जा रहा है कि इस तबादला नीति के आने से कि जल्दी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को मिल जाएंगे ताकि तबादले हो सके। और जैसे कि गृह मंत्री का मामला है, तो जो सीआई स्तर के तबादले पहले भी तबादला बोर्ड करता था और उसमें गृह मंत्री का अनुमति ली जाती थी, लेकिन सीआई से ऊपर डीएसपी और आपके एसपी से लेकर आईजी तक के तबादले गृह मुख्यमंत्री करते थे। तबादला बोर्ड के माध्यम से वो जाती थी, मुख्यमंत्री के और जीएडी के माध्यम से होते थे तबादले। उनमें मंत्री की भूमिका सिर्फ सहमति की रहती थी, उनके माध्यम से फाइल जाती थी। तो इसमें अधिकारों का बंटवारा एक तरह से किया गया है कि कौन तबादले कर सकता है, किस स्तर के तबादले कर सकता है। और बड़े अधिकारियों के तबादले में जैसे कि सबसे टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं जो सिविल सर्विस के होते हैं, अखिल भारतीय सेवा के होते हैं, इन पर ये नीति लागू नहीं होगी। मतलब आप कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले में मंत्रियों की भूमिका, तबादला बोर्ड की भूमिका नहीं रहेगी। वो सिर्फ मुख्यमंत्री और सीएस निर्णय करेंगे उनके बारे में। मारुल। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी ने पूरी इस प्रक्रिया को समझाया कि किस तरह से आगे किसके अधिकार होंगे और किसके अधिकार नहीं होंगे। हालांकि ये भी उन्होंने समझाया कि किस तरह से प्रभारी मंत्री जिनके हाथ से ये काम होना है या जिनके थ्रू ये काम होना है, वो फिलहाल उनकी नियुक्तियाँ ही नहीं हुई हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि आगे इस प्रोसेस को कैसे पूरा करती है गवर्नमेंट सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर केस दर्ज किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर एक पोस्टर लगा है जिसमें एक तरफ अखिलेश की तस्वीर है जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई दे रही है। मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर हुई एफआईआर के प्रकरण के बाद होर्डिंग्स लगाया गया। होर्डिंग में अखिलेश यादव पर मुकदमे लिखवाने और सीएम योगी पर मुकदमे हटाने की बात का जिक्र है। इस बहाने सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, नेताओं पर झूठे मुकदमे और जांच एजेंसियों के छापे के साथ शारीरिक हमले भी हो रहे हैं। भाजपा के राजनीतिक कुत्सित इरादों का परिणाम है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा, दूसरों पर सिंडिकेट से संचालित होने का आरोप लगाने वाले वास्तव में संघीकेट हैं। आपको बता दें, मुरादाबाद में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश यादव के साथ 20 अन्य सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। ये एफआईआर मुरादाबाद के थाना पकबारा में दर्ज की गई है। वहीं अखिलेश यादव पर दर्ज मुकदमे के बाद अब पत्रकारों पर भी ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये वो पोस्टर है जिसका हमने जिक्र भी किया। मुकदमे लगाए अखिलेश की फोटो के ऊपर, वो टैग दिख रहा है, और मुकदमे हटाए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके फोटो के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब सियासत तूल पकड़ती जा रही है इस मामले में। पहले इस पूरी खबर को हम समझ लेते हैं। संवाददाता राजू उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राजू, किस तरह से देखें इस खबर को? पहले तो बताइए कि मसला क्या हुआ, वो समझें। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश पूर्व सीएम अखिलेश यादव जिस तरीके से घटनाएं घटित हो चुके हैं और सभा चलती है, उनकी कुछ पत्रकारों के द्वारा किसी तरीके से बात कर सवाल का जवाब मांगा जाता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अखिलेश यादव ने एक क्रोध में आकर जिस तरीके से घटना घटित। राजू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे संपर्क कर सकें। शायद हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू हो, क्योंकि राजू उस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, लखनऊ में, जहां इन तमाम खबरों को वो कवर भी कर रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन पर केस दर्ज करने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। लखनऊ की सड़कों पर ये पोस्टर भी दिख रहा है जिसमें एक तरफ
अखिलेश यादव की फ़ोटो है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की। अखिलेश की फ़ोटो के ऊपर लिखा हुआ है कि मुकदमे लगाए, योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो के ऊपर लिखा है मुकदमे हटाए, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, नेताओं पर झूठे मुकदमे और जांच एजेंसियों के छापे के साथ शारीरिक हमले भी हो रहे हैं। भाजपा के राजनीतिक कुत्सित इरादों का परिणाम है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा, दूसरों पर सिंडिकेट से संचालित होने का आरोप लगाने वाले वास्तव में संघी कैट हैं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और फिलहाल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कही हैं। मुरादाबाद में जब पत्रकारों के साथ पिटाई हुई थी अखिलेश यादव के साथ, उस मामले में 20 अन्य सपा कार्यकर्ताओं पर मामला नामजद दर्ज हुआ है। ये FIR मुरादाबाद के थाना पगबारा में दर्ज की गई थी। अब अखिलेश यादव पर दर्ज मुकदमे के बाद पत्रकारों पर भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक बार फिर से राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या कुछ ये पूरा मामला निकल कर आया, एक बार फिर से बताइए। मैं अरुण आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश की बात है, जिस तरीके से देखा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जिस तरीके से देखा जाए, अखिलेश पर केस दर्ज किए गए हैं योगी सरकार में। ये मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ की सड़कों में बात करें, एक पोस्टर लगा है जिसमें एक तरफ अखिलेश की तस्वीर है, जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इस बहाने सपा से बीजेपी पर निशाना साधा। लखनऊ का 10 नंबर जो चौराहा है वो माना जाना चौराहा है, महिलाओं की जहाँ से स्वच्छता की बात होती है वो चौराहा है। वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम की अगर बात करें अखिलेश यादव की, एक साथ वाली होर्डिंग पर लगाई गई है, जिसमें मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर हुई FIR के प्रकरण के बाद होर्डिंग लगाया गया है। कारण सबसे बड़ी बात यह देखना है कि होर्डिंग में अखिलेश यादव पर मुकदमे लिखवाने और सीएम योगी पर मुकदमे हटाने की बात का जिक्र है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नेताओं पर झूठे मुकदमे और जांच एजेंसियों के छापे के साथ शारीरिक हमले भी हो रहे हैं। भाजपा के राजनीतिक कुत्सित इरादों का परिणाम स्थितियां दिख रही है। लेकिन आरोप यह देखा जाए जिस तरीके से कि उन्होंने दूसरी तरफ बात कर सिंडिकेट से संचालित होने का आरोप लगाते वाले, वास्तव में सिंडिकेट मुरादाबाद में पत्रकारों की पिटाई के मामले की बात करें तो जिस तरीके से 20 अन्य सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है और ये FIR मुरादाबाद के थाना पगबारा में दर्ज हुई है। भाई अखिलेश यादव पर दर्ज मुकदमे के बाद अब पत्रकारों पर भी मामला दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन की बात करें, पत्रकार जो होता है वो एक चौथा स्तंभ है, वो सच्चाई दिखाता है। अगर सच्चाई दिखाता है तो उसके ऊपर मुकदमे सरकार लगाती है। जब विपक्ष की बात करें या पक्ष की, क्योंकि अखिलेश यादव की जिस तरीके से देखा जाए सभा में पत्रकारों के सवाल पर करके और इतनी बड़ी घटना को अंजाम हुआ, पत्रकारों को चोटें आई, उसके बाद में मुकदमा योगी अखिलेश के साथ साथ पत्रकारों पर लिखना योगी सरकार चाहती है। क्यों? काफी एजेंसियां उन पर जांच कराया जाए, पत्रकार दोषी है तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। बिल्कुल, अगर वो सही काम कर रहे हैं, एकदम सच दिखाने का काम कर रहे हैं, तो कोई वो नहीं बनता कि पत्रकारों को फंसाया जाए। चलिए राजू, आप बने रहिए, अगली खबर पर आपसे बात होगी। तो देखिए, ये जो पोस्टर निकल कर सामने आया है, लखनऊ में सपा ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, और अब जो जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ तो नामजद FIR दर्ज हुई है जिसमें अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है। अब जाहिर है जब नामजद FIR हुई है तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन अब इसे सियासत के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में हाई वोल्टेज के आदेश के बाद सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई योगी सरकार ने तेज कर दी है। यूपी के बाराबंकी जिले में इसकी शुरुआत भी हो गई है। यहां जिला प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच बनी एक मजार और पकरिया के पेड़ को हटवा दिया। आपसी सहमति के बाद आधी रात को यह एक्शन लिया गया। मजार को अब दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सड़कों पर 31 दिसंबर 2010 के बाद से बने हुए धार्मिक निर्माणों को हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अवैध धार्मिक स्थलों की संख्या पिछले 10 सालों में काफी बढ़ गई है। इन अवैध धार्मिक स्थलों को अब योगी सरकार ने हटाने की दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। जनवरी 2011 से सड़क किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। इन धार्मिक स्थलों को निजी स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृह विभाग की ओर से सभी जिलों के आला अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण होने पर संबंधित जिला अधिकारी को ही दोषी माना जाएगा। इसी क्रम में बाराबंकी जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि सभी राजमार्गों पर, गलियों पर या ऐसे सड़कों पर जो मार्ग बाधित हो रहे हैं, मस्जिद हो, मंदिर हो या
धार्मिक पूजा स्थल ऐसे भी हैं, उनको हटाना। हिंदू और मुस्लिम एकताओं का एक प्रतीक, एक पूजा स्थल था जिस पर दीपावली पर दीप भी लगते थे, और अगर शब रात आती थी तो अपने मुस्लिम समाज के भी लोग आते थे। ऐसे स्थल को जो है अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार से एक साथ बैठकर सहमति से और न्यायालय की आदेश को मानते हुए उसको आज विस्थापित किया गया है। फतेहपुर के निगाह किनारे जो है इसको विस्थापित किया गया है कस्बे के। जनपद बाराबंकी के थाना फतेहपुर क्षेत्र में मुंशीगंज बकरिया मजार था और वहाँ पे एक बृहद पेड़ था जिसको जनसंवाद स्थापित करके उसको विस्थापित किया गया वहाँ से। माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में और शासन के निर्देशों के क्रम में ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो अतिक्रमण में हैं या सड़क पे किनारे हैं जिससे मार्ग बाधित हो रहे हैं। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया। उसमें ये पहला स्थान था पकड़िया का मजार, जिसको जनसंवाद स्थापित करके वहाँ के लोगों को शामिल करके पुलिस और प्रशासन द्वारा मिल करके उसको विस्थापित किया गया है। और ऐसे अन्य स्थान भी चिन्हित किए गए हैं जिससे अतिक्रमण हो रहा है। उन सभी स्थानों को लगातार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में विस्थापित किया जाएगा, हटाया जाएगा। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि हम लोग फतेहपुर बाराबंकी मार्ग पर हैं। कल रात तक हम लोगों ने बैठक की। यहाँ पे एक पकड़िया का पेड़ बहुत पुराना, लगभग 80 से 100 साल बताया जाता था, और एक मजार थी जिसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में और स्थानीय लोगों की पहल पे पूरी रात। तो देखिए ये सच है कि कई ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर धार्मिक स्थलों का निर्माण करते हैं और उनकी मंशा उसके पीछे कब्जा करने की होती है। कुछ ये भी हैं और बाकी और क्या कुछ इसके बाद निकल कर आता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अतिक्रमण जो हुए धार्मिक स्थलों के नाम पर या धर्म के नाम पर उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे मंदिर हो, मज़ार हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, उन्हें हटाया जा रहा है। और चलिए इस खबर को और भी समझते हैं। राजू संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है उत्तर प्रदेश से। राजू, साफ तौर पर देखा जाए कि कोर्ट की तरफ से भी ये डिसीजन है, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, इन तमाम धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं गलत जगहों पर बने हुए हैं या फिर अतिक्रमण करके जगहों पर बनाए हुए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट खबर का? चलिए लगता है राजू का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे चर्चा हो सके, बात हो सके। देखिए उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों को हथियाने का खेल धर्म की आड़ में धार्मिक स्थलों का निर्माण कर कई वर्षों से चल रहा है। कई सरकारें आईं और चली भी गईं, पर किसी सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मामला लटका ही रहा। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त दिखाई दे रही है। धर्म की आड़ में अतिक्रमण के सहारे बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल अब नहीं चलेगा। मुख्य मार्गों पर, सड़कों के किनारे और सड़क के बीचों बीच कब्जा करके मंदिर, मस्जिद, मजार, दरगाह बनाकर जो काम कर रहे थे लोग, उस पर लगाम लगेगी। ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा रही है जिन्होंने इस तरह से अतिक्रमण किया हुआ। एक बार फिर से राजू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजू, अब धार्मिक स्थलों को जो खासतौर पर अवैध तरीके से बनाई गई हैं, सड़कों के किनारे हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है और अब ये अवैध तरीके से निर्मित हैं, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, इनमें से कोई भी चीज़ हो, अगर वो गलत तरीके से बना है, अतिक्रमण करके बना है तो उसे हटाया जाएगा। खबर का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? बिल्कुल बड़े अच्छी बात की आपने। जिस तरीके से देखा जाए हाईकोर्ट का जिस तरीके से आदेश है, सार्वजनिक जैसे सड़क है, सड़क पे 20 सड़क पे अगर मंदिर बना है उसके साइड से बना या मस्जिद बनी है, गुरुद्वारा बनाया, चर्च बनाया, जिस तरीके से उसको हटाने के लिए उसको उस जगह से हटा के उसको दूसरी जगह स्थापित करने का जिस तरीके से निर्देश दिया है, जिस पर देखा जाए जनता की अगर बात करें, प्रदेश की जनता की बात करें, लोगों की बात करें, उनमें अच्छा खासा रोष प्रकट है। क्योंकि वो करें सरकार की बात करें, जिस तरीके से जो काम किए जा रहे हैं, एक भगवान के नाम को देखा जाए पर बीच रोड पे सड़क पे देखा जाए मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उनको हटा के अगर दूसरी जगह हाईकोर्ट का जो आदेश है हटा के उनको बनाया जा रहा है, तो इसमें कोई आक्रोश नहीं होना चाहिए पारुल। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए 20 सड़क पे आ रहा है और 20 सड़क से गाड़ियां भी निकलती हैं, टकरा भी जाती हैं, तो उससे घटनाएं घटित होती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए हाईकोर्ट का जो निर्देश था वो एक अच्छा भी है, पर जनता को समझना चाहिए जिस तरीके से अगर वो रोड से हटा के दूसरी जगह अगर उसको अच्छा बना के दिया जा रहा है तो वहाँ कोई आक्रोश होने की कोई जरूरत नहीं है पारुल। बिल्कुल बिल्कुल राजू, सही कहा आपने कि आक्रोशित होने की या इस बात को गलत
तरीके से देखने की, क्योंकि कई बार हमने, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि कई बार हमने देखा है कि लोग सिर्फ इसी सोच से धार्मिक स्थलों का निर्माण कर लेते हैं या 4 ईंटें लगाकर वो एक किसी मूर्ति को स्थापित करते हैं और बाद में एक बड़ा सा विशाल समंदर निर्माण हो जाता है जिससे वो अवैध तरीके से कब्जाते हैं। एक तरह से एक सोच भी चली आ रही है ऐसे माफियाओं की, ऐसे अतिक्रमणकारियों की। बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे, बात करेंगे कोरोना की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 241 तो प्रदेश में 743 नए मरीज मिले हैं। जनवरी के बाद इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा यह है। राजधानी में 7 जनवरी को 213 केस मिले थे। इसके बाद केस में लगातार कमी भी आ रही थी, लेकिन मार्च में स्थिति एकदम बदल गई। प्रदेश में संक्रमण दर 4.5% से ज्यादा हो गई है, जबकि जांचें अभी भी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। अब भी हर दिन 16,000 सैंपल ही जांचे जा रहे हैं। भोपाल के 4 अस्पतालों में कोविड के 467 मरीज भर्ती हैं। इनमें 266 आईसीयू डीयू में भर्ती बताए जा रहे हैं। भोपाल में बीते 8 दिन में 8,383 लोगों ने कोरोना की जांच कराई है। इनमें से 912 लोग संक्रमित मिले। एक हफ्ते में 3 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया। एक्टिव केसों की संख्या 7 मार्च को 634 थी, जब जो अब 900 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में यह आंकड़ा 4,740 है। हालत बिगड़ता देख गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में मध्य प्रदेश में आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। होम या इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन होगा या फिलहाल क्लियर नहीं है, तय नहीं है। जिलों को कहा गया है कि भोपाल, इंदौर के साथ महाराष्ट्र के सीमा से सटे मध्य प्रदेश के जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर में कोई भी बंद हॉल में कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें लोगों की संख्या 50% या अधिकतम 200 ही होगी। इन जिलों में आने वाले ट्रक वाहनों की निगरानी भी होगी। यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। भोपाल में दुकानों पर रस्सी और गोले बनाकर डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। सरकार इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी जल्द फैसला ले सकती है। तो साहब, कोरोना बैक मार रहा है। कल इंदौर में 259 और 222 भोपाल में आए। महाराष्ट्र से सटे हुए जिले बुरहानपुर, खंडवा वगैरह में भी ये प्रकरण बढ़ रहे थे। हमने कल पुनः गृह विभाग ने गाइडलाइन संशोधित करके जारी की है और सभी जिला कलेक्टरों को, एसपीओ को निर्देशित किया है कि सख्ती से इसका पालन कराएं, मास्क अनिवार्य कर दें। महाराष्ट्र से जो आने वाले लोग हैं, बिना स्क्रीनिंग टेस्ट के उन्हें हम बॉर्डर पे हमने व्यवस्था की है कि नहीं आने दें। तो देखिए, कोरोना को लेकर बिगड़ते हालातों को देखते हुए अब जो महाराष्ट्र से सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर महाराष्ट्र से यानी मध्य प्रदेश में आने वाले लोग इन सीमावर्ती ज़िलों में अगर आते हैं तो वहाँ पर ख़ासतौर पर निगरानी रखी जा रही है। उन्हें 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा, उसके बाद ही वो बाकी जगहों पर ज़िले में जा सकते हैं। जो पहले यथावत स्थिति थी, यानी आप दुकानों के बाहर जाएंगे तो आपको सर्कल मिलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए रस्सियां लगा दी जाती हैं। अब कुछ समय के लिए वो हटा दी गई थी क्योंकि आंकड़े कम हो गए थे। लोगों को लगने लगा था कोरोना चला गया है, लेकिन कोरोना गया नहीं, कोरोना फिर से वापस आ गया है और उसने बता दिया है कि आप अगर थोड़ा भी लापरवाह हुए तो वो किस तरह से अटैक करेगा। इसलिए संभल जाइए, समझदार हो जाइए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन 3 मूल मंत्रों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, तभी कोरोना से हम बचेंगे। हाँ, टीका तो है ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।